welcome once again, sir. थैंक And यू। I think, sir, you look a bit changed. आपने बाल है भी ना? थोड़े बट बहुत की है शायद. बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस टोपी लुक? It looks great. You look amazing as always. थैंक I यू। think थैंक Mehrab और आप जिनको मैं जानता हूँ, they are very sensitive about their appearance. Am I दैट्स right? वेरी ट्रू। Yeah, दैट्स वेरी ट्रू। मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फैशन। सो मुझे ये नहीं पता मैंने अभी फैशन के लिए ये किया हुआ है या yeah. नहीं किया हुआ, बट इट्स जस्ट कि आई एम मोर कंफर्टेबल दिस वे राइट नाउ। या वैसे इससे रिलेटेड मैंने एक मर्तबा एक शख्स को सुना था. आई थिंक शी वाज एन एक्ट्रेस, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर. लेकिन उनकी पॉइंट ये थी कि जब आपकी लुक बेहतर होते हैं, जब आपकी अपीयरेंस बेहतर होते हैं और आप एक ग्रुप में जाते हो, तो ऑलरेडी लोग 50% आपसे एग्री करते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं सिर्फ योर पर्सनल एक्सपीरियंस अपीयरेंस. से बात कर सकता हूँ। मुझे अब किसी ने फ्रिवलस कहना है या मुझे किसी ने शैलो कहना है, कह दे। मैं खुद जब किसी से बात कर रहा होता हूँ, चांसेस आर लाइकली कि इफ आई थिंक कि दे लुक प्रेजेंटेबल या. और दे लुक नीट और दे इवन लुक गुड, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, इवन अगर वो आइडियोलॉजिकली मेरे बहुत ऑपोजिट हों, आई वुड लेंड देम मोर ऑफ अ लिसनिंग एयर। सो दिस इज वेरी शैलो ऑफ मी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक बात लिखी थी कि हर इंसान का हक है और उसकी ये नीड है कि वो महसूस करे कि आई लुक गुड। बिकॉज या. यू नो द मोमेंट यू फील, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आप अपना पेश कर रहे हो कि दिस यस. इज हु आई एम। तो यू यस. नो ये इतना बुनियादी किस्म का हक है, हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं या हम इसको ट्रिवियलाइज करते हैं। लेकिन हर इंसान का ये हक होना कि वो अपने आप में फील करे कि आई लुक गुड, यस. ये बहुत जरूरी होता है। इट एड्स टू योर ओन कॉन्फिडेंस। Yes, yes, definitely. It adds to your own confidence. So, today, sir, I wanted to speak about what is called the strong man, our strong man politics. उस पॉलिटिक्स के जो consequences है, जो नतज है पूरी दुनिया में. तो what is this term फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मैन, और जब इसका इस्तेमाल होता है तो मतलब क्या होता है इससे? एक कमाल की बात इस वक्त ये है कि व्हेन यू आस्क मी कि स्ट्रॉन्ग मैन टर्म का मतलब क्या है, मुझे अभी रियलाइज हुआ मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कि हम्म. इन आइसोलेशन के इसका मतलब क्या है। क्योंकि इसको मैं खुद इतनी दफा यूज कर चुका हूँ इस टर्म को, और इस टर्म को मैंने यूज होते हुए इतनी दफा रीड किया है कि इसका ऑन इट्स ओन क्या मीनिंग है मैंने कभी भी चेक नहीं किया। हम्म. बट अब मैंने अभी पूरी एक किताब लिखी है और या. उसमें मैंने एक्चुअली स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स का लिखा है कि खास तौर पे 2025 और 2026 ये जो 2 साल हैं, इसमें किस तरह से हमने एक स्ट्रॉन्ग मैन का फिनोमिनन जागते हुए देखा है। यस. और ये पूरी किताब लिखने के बाद भी मैं कह रहा हूँ इन ऑन इट्स ओन वो टर्म मैंने कभी नहीं देखी, विच इन अ वे इज अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि इसका जो जवाब है वो मैकेनिकल नहीं है, वो यस. ज्यादा ऑर्गेनिक है और वो ज्यादा मेरे अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ होता है। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब कि हुण मैं सबनू नचा देवांगा। ये वो वाली चीज है कि अब तुम लोग नाचोगे, मैंने तुम लोगों को नचा के रख देना है, मैंने तुम लोगों का जीना जीवन कर देना है। अब नाउ आई एम इन द हाउस एंड आई एम गोइंग टू मेक यू पीपल डांस टू माई विम्स एंड टू माई ट्यून। सो आई थिंक स्ट्रॉन्ग मैन का ये मतलब होता है कि अब कोई बर्दाश्त नहीं होगा, अब कोई टॉलरेंस नहीं होगा, अब कोई तमीज नहीं होगी। ये जो नशा चढ़ा शरीफी का उतार फेंका है, अब मैं हम्म. मैदान में आ गया हूं। अब जरा देखना तमाशा होता क्या है। आ जाओ तमाशबीन, अपना पॉपकॉर्न का डब्बा लेकर आओ और अब जरा देखो मैं करता क्या हूं। तो आपने दरअसल, अगर मैं ग्लोबल लीडर्स की बात करूं, आपने ग्लोबल स्टेज को एक थिएटर स्टेज बना दिया है। आपने उसको एक सीन बना दिया थिएटर का, जिधर हिस्ट्रियोनिक्स डिस्प्ले होंगे, जिधर एंगर डिस्प्ले होगा, जिधर आउटरीच डिस्प्ले किया जाएगा और जिधर बड़े बड़े डायलॉग्स कसे जाएंगे एक दूसरों के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग मैन दरअसल करता क्या है कि वो एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्रिएट करता है और वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी एलिवेट कर देता है टू सच अ पोजिशन जिधर के आप ये कह रहे हो कि आई एम सॉर्ट ऑफ अ मॉडर्न डे नॉट जस्ट अ सुपर हीरो, बट समहाउ मेरा तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस करना और तुम्हारे इर्द गिर्द के इवेंट्स को शेप अप और इन्फ्लुएंस करना, इसकी एक सॉर्ट ऑफ एक डिवाइन क्वालिटी है। वो ये यस. चीज भी उठाता है। एंड सो मिसाल के तौर पे भी हाल ही में हमने देखा कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप अपने काफी सारे जो व्हाइट हाउस के को रेजिडेंट्स हैं उनके साथ ऐसे हाथ में हाथ रखकर साइलेंस ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा था। और यस. उसके अंदर बहुत ज्यादा बिब्लिकल रेफरेंसेस थे। या जिस तरह अभी हम लोगों को देखा
कि जो हक भी है, जो कि एम्बेसडर है यूएस का टू इसराइल, उसने बिब्लिकल रेफरेंसेस दिए और कहा कि क्यों इसराइल का हक बनता है कि ना कि सिर्फ फलस्तीन बल्कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को इसराइल राज करे। सो yes, एक इसमें वो एंगल भी लाया जाता है, रिलीजियस एंगल और डिविनिटी वाला एंगल, कि दिस वाज ऑलवेज डिवाइनली मेंट टू बी, सो आई एम अ सॉर्ट ऑफ yes, मसाया जो yes, कि अब आ गया है इधर। अब वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाकर करता क्या है, वो करता ये कि यहां से पॉपुलिज्म भी आ जाती है। वो अपनी ऑडियंस को, विच इज क्वाइट साइजेबल, अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशन देखो ना कल्ट की, तो कहता है या सजेस्ट करता है कि एक स्मॉल साइज, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बट आई डिसएग्री विद इट। mhm, मैं डिक्शनरी के साथ डिसएग्री करता okay, हूँ। मेरे ख्याल से कल्ट दरअसल तब जाकर बनता है जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं। yes, सो आप क्या करते हो, आप मासेस को रीच आउट कर रहे हो, एंड दैट देन इज पॉपुलिज्म, और आप मासेस को ये बता रहे हो कि पता है क्या, तुम लोगों की जिंदगियां बहुत खराब हैं, तुम लोग yes, गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हो, तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी आवाज बेआवाज हो गई है, तुम रीच आउट करना चाहते हो तो कोई सुनता नहीं तुम्हें, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ये सारी चीजें तुम्हें हॉन्ट करती हैं दिन रात। बट गेस व्हाट, आई हैव अनलॉक्ड द सीक्रेट टू yes, all your troubles, to all your suffering, and I'm the only person who's not just unlocked the source of your problems, but who's also found the solution to all your problems. The final solution? yes, मुझे याद आ रही है, ये किसी ने ये टर्म यूज की थी। तो मैं अब तुम लोगों को तुम्हारी इमेंसिपेशन और लिबरेशन वाले रास्ते तक लीड करूंगा, और मैं तुम लोगों को वहां तक पहुंचाऊंगा। पर उसके लिए तुम्हें यकीन करना होगा और कसम खानी पड़ेगी कि तुम मुझ में बिलीव करते हो। yes, आज कसम खाओ और मेरे नाम का वचन लो। एंड ये एक ना कि सिर्फ कल्ट बनता है, ये ना सिर्फ पॉपुलिस्ट मूवमेंट बल्कि पॉलिटिकल मूवमेंट बनती है। और फिर इस तरह की जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स बनती हैं तो वो सिर्फ अपने मुल्क के सरहदों तक महदूद नहीं रहती, वो फिर ग्लोबल एक्सपेंशनिज्म के टूवर्ड्स भी जाती हैं। फिर आप mhm, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो कि मैं रशिया में बैठा हुआ प्यूटिन हूं, मैं जाकर यूक्रेन को yes, एनेक्स करूंगा और उनकी लैंड्स को कैप्चर करूंगा। मैं इसराइल में बैठा हुआ नेतन्याहू हूं, मैं जॉर्डन तक जाऊंगा, मैं जॉर्डन से उनकी जमीनें लूंगा, मैंने गोलन हाइट्स पकड़नी है, मैंने गाजा को और ज्यादा प्लंडर करना है और बम्बार्ड करना है, और मैंने और सेटलमेंट्स बिल्ड करनी है वेस्ट बैंक में। आप ये कहते हो मैं भारत में बैठा हुआ मोदी हूं, मैं अखंड भारत बनाऊंगा, और वो अखंड भारत में ना कि सिर्फ वो पाकिस्तान जो हुआ करता था वो आता है, और ना कि सिर्फ उधर हम लोग भारत का झंडा गाड़ेंगे, लेकिन नेपाल को भी तुम लोग यही समझो, और वो बांग्लादेश भी दरअसल एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। 71 में हमने उसको पाकिस्तान से छुड़वाया था, वो अधूरी चीज अब हम पूरी करेंगे, वो अखंड भारत का हिस्सा है। और कश्मीर की जहां तक ये लोग बात करते हैं, कश्मीर हमेशा अखंड भारत का ही हिस्सा था, तो इसीलिए वो डोमिसाइल लॉज उधर चेंज करके उधर की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है और बाकी के भारत से उधर लोगों को रिसेटल कर रहा है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ फॉर एग्जाम्पल एक जायद हामिद हूं और मैंने टोपी पहन ली है सर पे, तो अब देखना कि वो जो गजवा हिंद के हमारे ख्वाब थे वो मैं पूरे करके यकीनी करके दिखाऊंगा। सो ये मेंटेलिटी होती है स्ट्रॉन्ग मैन की। हालांकि जायद हामिद तो कभी भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बन पाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेंटेलिटी वही है जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की होती है, कि हुन सब हर किसी से छोटे ला देने ने, हर किसी ने नचा के रख देना है। सो ये वाला जो माइंडसेट है ना, और या फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ यूएस का, और क्योंकि मुझ पे 2 दफा जानी हमले हुए हैं, तो अब तो मेरा और हक बन गया है कि अब मैं आऊं और सबको नचा दूं। चार्ली कर्क की असैसिनेशन हुई है, अब मेरा और हक बन गया है कि ये जो भी एंटीफा और लेफ्टिस्ट है मैं इन लोगों को पकड़ूं और नचा दूं। तो ग्रीनलैंड भी हमारा, वेनेजुएला के अंदर मैं घुसूंगा, वेनेजुएला की मैं सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि फर्स्ट लेडी को भी पकड़ूंगा और ट्रायल के ऊपर इधर खड़ा करूंगा। मेरे लिए अब पूरी सारी दुनिया एक खेल तमाशा बन गई है। मैंने ग्रीनलैंड को कॉन्कर करना है। मैं ईरान के साथ जब ओमान और जिनीवा के अंदर टॉक्स कर रहा हूं, मैंने उसी वक्त उसके मिडिल में जाना है और वहां के आयतुल्लाह को उड़ा देना है। और अगर मैं चाइना का शी जिनपिंग हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि हांगकांग वाज ऑलवेज मेंट टू बी आवर्स, मैं उधर नेशनल सिक्योरिटी लॉज नाफिज करूंगा, लोगों की ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाऊंगा, और मैं सीधा एंटर करूंगा इवन ताइवान के अंदर। और मैं नहीं मानता कि उनकी कोई अपने आप में सेल्फ डिटर्मिनेशन के कोई राइट्स हैं या उनकी कोई आइडेंटिटी है। सो अब ये मैंने इधर इतने लीडर्स गिनवाए हैं, या जो लीडर्स yes, नहीं है मैंने वो भी गिनवाए हैं, उससे ये बात साबित होती है कि एक तो स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर ये कुछ हम लोगों को क्वालिटीज दिखती हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक पॉपुलिस्ट बयानिया बताता है। वो कहता है हमारे मुल्क के अंदर वो दुश्मन है जो जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो yes, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जो पिछड़े तबकों की बात करते हैं,
करते हैं, उन दुश्मनों को आड़े हाथों लेना है। और फिर ये जो आड़े हाथों लेने वाली एक अदा है, इसको हमने एक्सटर्नलाइज करके, एक्सपैंड करके, फिर दूसरी टेरिटरीज पर जाकर उनको भी कॉन्कर करना है। और वो जो मोदी का डायलॉग है ना कि मेरा 56 इंच की चेस्ट है, मेरा 56 इंच का छाती है, वो ऐसे इंच करके दिखानी है, जो उन्होंने धुरंधर फिल्म के अंदर भी शो किया yes, है उस मेंटेलिटी और साइकी को। ये होता है स्ट्रॉन्ग मैन। कि अब डिप्लोमेसी गई भाड़ में, अब ये जो एक तमीज है, एक जो एक दूसरे से बात करना एक डिग्निफाइड मैनर में, ये वाली जो अदा है उसको उठाकर कचरे में फेंक दो। अब सीधी तरह से दूसरे को बताओ कि हमने हाथ में छितर पकड़ लिया, उस छितर के साथ हम तुम्हें अब मिचेंगे। एंड yes. आई थिंक आई एम सीइंग दिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। या एंड आई एम जस्ट वॉन्डरिंग कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मेरे जहन में था स्ट्रॉन्ग मैन के हवाले से, और आपने वो मेंशन नहीं किया. आई थिंक यू जस्ट टच अपॉन ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनालिटी एंड पॉलिटिक्स, एंड वी विल बी जस्ट एक्सप्लोरिंग these points further in this conversation. You mentioned the last thing जिसमें वो अपना जिस्म दिखाना, स्ट्रॉन्ग मैन पर्सनालिटी की एक खसूसियत उनकी पॉलिटिक्स के बारे में. इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ मुसोलिनी. वो साहब भी काफ़ी वीडियोस में आते थे, वो अपना सीना दिखाते थे ताकि लोगों को ये भरोसा दिला सके दैट ही इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ मैस्कुलिन एंड ही इज़ इवन पावरफुल. तो Oh, दैट इज़. masculinity, another very important aspect, by the way, I did not touch upon this, masculinity. या वो भी एक बहुत, high testosterone. That या also features because even though इटली के अंदर एक राइट विंग प्राइम मिनिस्टर बैठी है, और जॉर्जिया मेलोनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एंड शी इज अ वुमन एंड शी इज राइट विंग, या फ्रांस के अंदर मारीन लापेन है, अगेन शी इज फार राइट. बट व्हेन आई से हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि खवातीन वो नहीं कर सकती, खवातीन भी कर सकती, बिकॉज इट्स टेकन स्ट्रेट आउट ऑफ अ पेट्रियार्कल प्ले बुक ना, विच ऑफ कोर्स यस इवन वुमेन कैन कोऑप्ट. सो ये जो पॉपुलिस्ट राइट विंग या फार राइट वुमेन हैं, इन ये भी वो वाली चीज इमिटेट करने को तैयार हैं, बट मेजोरिटी ऑफ दीज यस पीपल जिनके मैंने नाम लिए हैं वो सारे मर्द हैं, ये चीज या नोटिस करने वाली है. और वो या ये कहते हैं कि अभी ये वोकिज्म के चक्कर में क्या हुआ था कि मर्दों ने मर्द बनना छोड़ दिया था. या ये जो फेमिनिज्म वाली टॉक्स हुई थी, और ये जो हमारा रेटरिक बन गया ना, मी टू, या अब हम जिस किस्म की बातें करते हैं कि जी एप्स्टीन ने बड़ा गलत किया, वो किया, तो उसके बाद से मर्दों से एक रिक्वायरमेंट शुरू हो गई थी कि मर्द मर्दानगी के ऊपर माफिया मांगने शुरू कर दें. नो, नो मोर सर, नाउ वी आर गोइंग टू बी प्राउड, and we are going to be proud men. Yes, we are proud. We are proud that we have physical strength. We are proud that we have locker room talks where, yes, we objectify members of the opposite sex, but then this is what men do. Men will be men. And no, sir, यस we are not sorry about it. तो इसीलिए ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि इस तरह के लोग जो एप्स्टीन फाइल्स में जिनका नाम देखा है, और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा दोस्त होता था कम से कम 90 की तिहाई में एप्स्टीन का, आज वो ही डिसाइड करता है कि ना कि सिर्फ हमने अपने मुल्क में और सरजमीन पे खवातीन को, मतलब छोटी बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग की थी, बल्कि जो ईरान में छोटी बच्चियां अपने स्कूल में जा रही हैं मिनाब में, उधर वो जब स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, वो अपनी रेसिटेशन की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको भी उधर उड़ा देंगे, चाहे हमारे अपने मुल्क के अंदर लड़कियां हो छोटी, या वो किसी और मुल्क के अंदर बैठी हो. उनका जो राइट है टू एजुकेशन, उनका जो राइट है टू लिव, हमने उस पर अटैक करना है. एंड दैट एक्सप्लेन्स कि ट्रंप ने अबॉर्शन राइट्स के ऊपर सीधा जाकर अटैक किया था. और जो रो वर्सेस वेड की एक प्रेसिडेंट सेट हुई थी कि खवातीन को हक होगा अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर, वो भी ट्रंप ने उनसे छीना था. सो हाइपर मैस्कुलिनिटी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दिस होल आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन. स्ट्रॉन्ग या मैन का जो मैन है वो आता ही उधर से है, दिस होल मेरा यस 56 इंच के छाती है, और मेरे डोले शोले हैं, और ये करेंगे और वो करेंगे. इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस की एआई जेनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल फिर बहुत किया जाता है. फॉर यस एग्जांपल, पाकिस्तान में पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो उनकी भी ऐसी इमेजेस उनके फॉलोअर्स जेनरेट करते हैं, जिधर वो सलाखें तोड़ रहे हैं, या वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कुट रहे हैं. और उसी तरह से हमने व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर देखी थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी शर्ट उतारी थी, यस और वो वो घोड़ा चला रहे थे और घोड़े के ऊपर सवार थे. ये सारी यस चीजें मैस्कुलिनिटी और मैस्कुलिन स्ट्रेंथ्स को इंडिकेट करती हैं. वो इसलिए क्योंकि वो बच के रहना, इधर बहुत यस डोले शोले हैं, एक मुक्का और सुन पड़ेगा, उधर उड़ के जाओगे. दिस इज ऑल्सो लाइक अ मैसेज टू देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स. यस या in the very beginning you used a word, I think, phenomena. तो ये जो strong men है, this is like a phenomena, as you elaborated that this is happening in the whole world. What do you think is the reason behind it? ये जो strong men phenomena है, ये क्यों इमर्ज कर रहा है?
लाइक इज इट बिकॉज ये जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स वाले बातें हो रहे थे दे वर सो effeminate are and that is why people are now like saying goodbye to these things? What is the reason behind this See, phenomena? if we dig very deep, if Mhm, we dig very deep, so feminist movement, आप ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री में कोई एक पॉइंट था और तब जाकर फेमिनिज्म शुरू हुआ था। mhm, उसकी वेव्स आई हैं, और वो वेव्स भी लीनियर तरीके से नहीं आई, वो पैरेलल एक दूसरे से ऑपरेट करती रही हैं। लेकिन अलबत्ता एक जो कॉन्शियसनेस है ना कि देयर इज अ फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिस्ट राइट्स मूवमेंट, एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो कॉन्शियसनेस आ गई थी अराउंड द सिविल राइट्स मूवमेंट वाला एरा। yeah, जो उनकी स्कॉलरशिप है 1970s के बाद से, उसमें बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आई थी। फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने एक मेन स्ट्रीम के अंदर mhm, या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सीन में एक सॉर्ट ऑफ प्रोमिनेंस हासिल की थी। और फिर जिस किस्म की जबान यूज होना शुरू हुई अराउंड द टाइम व्हेन आई वाज बोर्न, विच वाज, आप समझ लो, 1990s वाला पीरियड, जब मैंने सही होश पाया, उस दौरान लैंग्वेज कुछ इस तरह की हो गई थी कि यू नो oh, he includes she. So when we talk about dignity of man, man includes woman. एंड बाय द टाइम ये जब वोक कल्चर आया, तो फिर कहा गया कि टेबल्स टर्न कर देते हैं। वाई शुड ही ऑलवेज इंक्लूड शी ऑल्सो इंक्लूड्स ही। सो फिर mhm, टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जो मेरे पास लॉ की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें एग्जांपल देना शुरू हो गए कि शी, इफ शी सेज दिस, इफ शी डज दैट। नहीं तो पुरानी जबान में होता था, इवन 90s में, इफ ही डज दैट, एंड ही के mhm, अंदर औरतें भी शामिल हैं। तब ये मेंटेलिटी थी। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आना शुरू हो गई, दिखावे के लिए सही, पर एक yeah, सेंसिटिविटी आना शुरू हो गई थी, एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में या वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर, कि वी हैव टू बी जेंडर इंक्लूसिव। एंड देन yeah, व्हाट हैपेंड वाज कि 2010s में फिर जिस तरह से स्कॉलरशिप भी शेप अप हो रही थी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर या डिस्कोर्स में, या इवन हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी, जिधर हम पोस्ट कलोनियलिज्म की बात कर रहे थे, या उस किस्म की डिस्कोर्स हमने शेप अप करना शुरू किया, हमारे यहाँ से भी ऐसे राइटर्स उठे। तो उन्होंने बड़ी वो जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज के अंदर फिर ट्रांस इंक्लूसिव वर्ड्स, सो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फॉर एग्जांपल हमने ख्वाजा सेराओं की बात की, हमने कहा खुसरा बहुत बुरा वर्ड है, हिजड़ा डिरोगेटरी वर्ड है, हम वो नहीं यूज करेंगे, वो सिर्फ उस ख्वाजा सेरा कम्युनिटी के मेंबर्स ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। सो एक वो वाली अवेयरनेस आई, और वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेयरनेस आई कि नॉट एवरीबडी सीज देमसेल्व्स एज ही एंड शी इन दोज बाइनरीज। तो वहां दे एंड देम की भी लैंग्वेज आना शुरू हो गई। yeah, और फिर वहां वो जो एलजीबीटी है, उसमें क्यू भी आ गया, उसमें आई भी आ गया, उसमें ए भी आ गया, उसमें प्लस भी आ गया। एकदम से क्या हुआ कि जब ये चीजें हो ही रही थी कि ओ वी कैन नॉट बी इनसेंसिटिव, वी हैव टू बी केयरिंग अबाउट अदर्स, अदर्स इमोशंस एंड अदर्स फीलिंग्स। तो ये जो केयर वाला एक अदा है ना, इसको पकड़ा राइट विंग ने। उन्होंने कहा, और ये बड़ी सदियों से चल रहा था, mhm, केयर को हमेशा फेमिनिनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता था, मदरली रोल के साथ wow, एसोसिएट किया जाता था। इवन एम्पथी को फेमिनिनिटी के साथ, इमोशंस को, टीयर्स को, द एबिलिटी टू फील द पेन ऑफ अनदर, नर्चरिंग को, ये सारी क्वालिटीज को विमेन के साथ एसोसिएट किया जाता था। एंड सो व्हाट दे डिड वाज कि जब पॉलिटिकल लीडर्स ने ये वाली लैंग्वेज को ऑप्ट की, मतलब पीपल लाइक बिल क्लिंटन, ऑल mhm, दोस डेमोक्रेट्स, इवन जो बाइडन, दे वांटेड टू सीम टू बी वेरी गुड, दे ऑलवेज वांटेड टू बी सीम टू बी वेरी सेंसिटिव। हालांकि अंदर से इन्होंने खुद बड़ी बुरी हरकतें की हैं। बिल yes, क्लिंटन वाज बेस्ट पैल्स विद जेफरी एप्स्टीन। जो बाइडन कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड इजराइल ऑथर जेनोसाइड इन गाजा अमंग अदर प्लेसेस। बट ऊपर ऊपर से दे केयर्ड अबाउट कि हम अच्छे लग रहे हैं, हम सेंसिटिव लग रहे हैं। पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप, जब वो लोग राइज कर रहे थे और प्रोमिनेंस में आ रहे थे, प्री बाइडन एंड पोस्ट बाइडन, तो उस वक्त दुनिया में बहुत गुस्सा भी फैल रहा था। देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर कुकिंग अप इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन ने क्या देखा है? मेरी जनरेशन ने 9/11 वाली वर्ल्ड देखी है। मेरी जनरेशन ने yes, क्या देखा है? मेरी जनरेशन ने कोविड वाला एक पूरा टाइम पीरियड देखा है जिसमें द वर्ल्ड हैड टर्न्ड अपसाइड डाउन। और अब मेरी जनरेशन देख रही है कि गाजा, ईरान, इधर मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो एक फ्लैश पॉइंट है, वो किस तरह से पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही yes, है। कि देयर इज एन एनर्जी क्राइसिस, ऑयल की प्राइसेस किस तरह से फ्लेयर अप हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी और बर्बाद हो रही है। वेरी रेमिनिसेंट ऑफ प्री वर्ल्ड वॉर टू, जो 1929 में वो डिप्रेशन हुआ था, ग्लोबल डिप्रेशन। सो जब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होता है, पेंडेमिक की वजह से, वॉर सिचुएशन की वजह से, ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, ग्लोबल टेररिज्म की वजह से, लोगों को वो क्रंच फील होता है, इकोनॉमिक क्रंच, उनमें गुस्सा आता है। और yes, तब उठता है स्ट्रॉन्ग मैन, और ये कहते हैं कि ये जो सारे जनाना बने फिर रहे हैं ना, yes, ये, उसने क्या कैंपेन की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि कैमेला स्टैंड्स फॉर दे एंड देम, आई स्टैंड फॉर यू। yeah, ये जो दे और देम wow, वाली और एलजीबीटी क्यू आई प्लस वाली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कल्चर वॉर्स लड़ी जाती हैं।
तो ये क्योंकि सारों ने अपनी मर्दानगी छोड़ दी थी, तो या उसकी वजह से ये डिप्लोमेसी की बातें कर रहे थे, केयर की बातें कर रहे थे, ये इमोशंस और एम्पैथी की बातें कर रहे थे। इन चीजों को उठाओ, इन वैल्यूज को उठाओ, डालो फ्लश में और फ्लश खींचो, और ऐसा करो, ब्रिंग द ओल्ड heterosexual straight man back, because that is the only kind of man that can exist. And when that man comes, he deals with problems not through diplomacy, but through the sheer strength of his muscle power. And या I'm going to show my literal muscle power. And that is exactly what they're doing. कि ये जो डिशुम डिशुम वाला एक्शन हो गया है ना, ये जो भारत में भी कहा जाता है हम यस घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये करो, फिर मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करो, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 24 कहता है। 1945 के बाद से वो कहना शुरू कर गया था कि यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर सॉवरेन स्टेट इज प्रोहिबिटेड। क्यों है भाई प्रोहिबिटेड? वी आर गोइंग टू डिफाइन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नॉट इंटरनेशनल लॉ बट माई ओन पर्सनल मॉरलिटी विल मोमेंट या डिफाइन कि लॉ एग्जैक्टली क्या होता है। तो ऑन माई पर्सनल मॉरलिटी इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन माई मसल पावर। एक वो वाली चीज है कि डिप्लोमेसी को ना जरा फेमिनिन माना जाता है या इन लोगों की नजर में। 56 इंच की छाती को माना जाता है, जंग को। इवन पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो रेडिकल रिलीजियस मतलब के मौलाना तबकात में से आते हैं, नॉट ऑल मौलाना बट जो रेडिकल रिलीजियस मौलाना है, वो भी क्या कहते हैं व्हेन दे टॉक अबाउट, वो इसको कभी वॉर कहते हैं, कभी जिहाद कहते हैं, कभी स्ट्रगल कहते हैं, बट दे ऑलवेज मीन, व्हेनेवर दे यूज दीज टर्म्स, दे ऑलवेज मीन कि तलवार उठाओ, तलवार की जोर पे करो। या एंड आई जस्ट थॉट अबाउट अ पॉइंट, मतलब एक एस्पेक्ट इस स्ट्रॉन्ग मैन रूल का ये है इसमें डेमोक्रेसी, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और इस किस्म की चीज़ों को बुरा देखा जाता है। तो क्या इसकी वजह ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मुनीब कादर एक ऐसा शख्स है जो कहता है कि ह्यूमन राइट्स पर बातें होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर बात होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस पर बात होनी चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग मैन कहेगा कि यार ये तो औरतों वाली बातें हैं, ये तो कमज़ोरों वाली बातें हैं, वी बिलीव इन पावर। अगर सोसाइटी में हायरार्की है और अगर हायरार्की में वो शख्स टॉप पर है, तो दैट पर्सन इज ऑन द टॉप बिकॉज ही डिजर्व, एंड दैट पर्सन इज ऑन द टॉप क्योंकि उसने ये पूरी जर्नी तय की है, ही हैज़ दैट पावर बिकॉज ऑफ हिज कैपेसिटीज। और अब ये औरतों वाले काम आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ही विल डू what the man does, what power requires. So, and we will act from the standpoint of strength. तो क्या ये बात हो सकती है कि ये जो डेमोक्रेसी और ये चीज़ें हैं, these are just like औरतों वाली बातें, that is why we cannot take them seriously. Ajahn, very tricky, which is a reflection of the very confused world that we live in today. Yeah, ये डेमोक्रेसी तो अपनी जगह पर, हाँ, डेमोक्रेसी को इनमें से काफी स्ट्रॉन्ग मैन दे व्यू इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस, yeah, बिकॉज इफ डेमोक्रेसी बीइंग, if democracy means being nice to people, yes, being nice to your opponents, तो ये कहते हैं sorry, it's a game of survival and you yes, cannot that, survive if you're too busy being nice. So yeah, आपको जो पहला मौका मिलता है उसके ऊपर ऐसा करो, उखाड़ दो उसको yeah, और उड़ा दो अपने दुश्मन को। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द यूएसएस पॉलिसी हैज बीन ना, जो इन्होंने अभी yes, खोमेनी को या उसकी जितने भी वो आईआरजीसी की जो टॉप कमांड के अंदर लोग जो उनको नजर आ सक रहे थे, उनको उन्होंने उड़ाया। इसी मेंटेलिटी के साथ के नेगोशिएशन वगैरह गई तेल लेने। अभी सबसे पहले इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को खत्म करो। ऑल तो अब ये मुझे पता नहीं है कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भी कि नहीं है, और एंड yeah, ये जानबूझ के चाहते हैं कि आपको कभी ना पता चले। yeah, बट एट द सेम टाइम, जहां तक रही बात ह्यूमन राइट्स की, दे हैवंट कंप्लीटली डिस्कार्डेड ह्यूमन राइट्स। ये जो पॉपुलिस्ट स्ट्रॉन्ग मैन का ये जो मॉडल आया है और जो इसके लिविंग एग्जांपल्स हैं, इन्होंने कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स को ड्रॉप नहीं किया, इन्होंने वो लैंग्वेज को ऑप्ट कर ली है। ये खुद okay, उस लैंग्वेज को भी यूज करते हैं, बट इन्होंने रीडिफाइन किया ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब चार्ली कर्क का असैसिनेशन हुआ था, yeah, और काफी शॉकिंग तरीके से हुआ था यूटा वैली यूनिवर्सिटी के अंदर, कि वो जब बात कर ही रहा था, आयरॉनिकली वो गन कंट्रोल लॉज के बारे में बात कर रहा था और गन यूज के बारे में बात कर रहा था, तभी उसके ऊपर गन चल गई। तो उसके बाद से ट्रम्प की और जो उसकी मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट की जो लैंग्वेज है, वो रेटरिक उनका बड़ा नोटिस करने वाला है। और वो ये है, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं और बुनियादी हकूक हैं, और उनका एक हिस्सा है फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और चार्ली कर्क को असैसिनेट करके लेफ्ट विंग एंटीफा, एंटीफा एज एन एंटी फैशिस्ट मूवमेंट, उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि दीज पीपल हैव जीरो
टॉलरेंस फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर Yeah. फ्री स्पीच। एंड सो Yes. उनके लिए एक सेंटली फिगर बन गया है अपनी मौत में चार्ली कर्क। वो अब उसकी Yes. इमेज को यूज करते हैं, फ्रेम करते हैं। और बल्कि उनकी तो जो एहलिया हैं चार्ली कर्क की, वो ग्लिसरीन के थ्रू शायद, बट वो नकली आंसू भी बाहर निकालती हैं, ये पकड़ी जाती हैं कैमरे पे करते हुए। और वो ये कहते हैं कि लोग, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर अटैक था चार्ली कर्क के ऊपर जो अटैक किया, तो ये फ्री स्पीच के ऊपर अटैक था। बट फ्री स्पीच का मतलब एग्जैक्टली क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो वो बनती है हेट स्पीच। Mhm. So now we're living in times where people like Donald Trump are telling me free speech is equal to hate speech. Yes. Whereas, any speech which is aimed at countering hate, any speech which is aimed at bridging the gap and divide between people, that is hate speech, and that is not acceptable free speech. Now, this is how these populists are redefining human rights. So, अब human right का मतलब ये है कि अगर एक human being का दिल कर रहा है कि वो दूसरे को उठाकर मार डाले, so he should have that right. Yeah. इन्होंने ये मतलब बना दिया। अगर एक इंसान का दिल कर रहा है कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत फैलाना चाहता है, दैट्स अ फ्री स्पीच ह्यूमन राइट विच शुड बी अवेलेबल टू दैट पर्सन। अगर वो डिमोनाइज करना चाह रहा है, एंड ह्यूमन राइट्स मीन्स कि आप इसराइली स्टेट को अगर क्रिटिसाइज करते हो, तो वो Yes. इसराइल के अंदर बैठे हुए जूश लोगों के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है। बट देन ह्यूमन Yes. राइट्स डज नॉट रियली एक्सटेंड टू पीपल लाइक प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस, बिकॉज वो जो Yes. कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो हेट स्पीच का एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। जो लेफ्ट लिबरल या लेफ्ट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे लोग थे ना, वो ये कहा करते थे कि जायनिस्ट्स की या इस्लामिस्ट्स की या हिंदुत्व की जो लैंग्वेज है वो हेट स्पीच पे बेस्ड है। इन्होंने उसको बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया और कहा है कि एक्चुअली जो इस्लामिस्ट्स कहते हैं कि जो इस्लामिस्ट्स को कॉल आउट करते हैं उनकी स्पीच हेट स्पीच है, जायनिस्ट्स कहते हैं कि जो जायनिस्ट्स को कॉल आउट करते हैं दरअसल उनकी स्पीच हेट स्पीच है। और उसी तरह से जो क्रिश्चियन या वाइट सुप्रेमिसिस्ट्स हैं, जो मतलब कि क्रिश्चियन नेशनलिस्ट्स हैं, जो राइट विंग क्रिश्चियन है, नॉट ऑल क्रिश्चियन सॉरी, बट जो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो भी क्रिश्चियन नेशनलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन भी उठाए तो वो हेट स्पीच कर रहा है। Hate अलबत्ता speech. हम अपने ओपोनेंट की एग्जिस्टेंस को अगर क्वेश्चन भी करें, वो हेट स्पीच नहीं, वो फ्री स्पीच है। सो दिस राइट विंग स्ट्रॉन्ग मैन, दे हैवंट completely discarded human rights. They found कि it's a very useful tool for them to be able to shape up their own narratives. Yeah, and I think it's also a phenomena which is widespread, and you could find it's like the equivalent, it's equivalent everywhere. Now I want to discuss another point with you. There is a, I think आपने बात की कल्ट के बारे में कि जब लोग एक शख्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो एक कल्ट बनता है। आई थिंक इसकी एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो फाशिस्ट या स्ट्रॉन्ग मैन, वो एक तरफ तो लोगों को ये बताता है कि आई एम विद यू, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस विद इन द पीपल ही डील्स विद। फॉर एग्जांपल वो उनको ये बताएगा कि आपके साथ तारीख में इतनी ज़्यादती हुई थी, आपको भी इज्जत किया गया था, आपके साथ ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो वो लोगों में एक किस्म से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस पैदा करते हैं अपने बारे में, जिसके नतीजे में वो महसूस करते हैं कि हम कमज़ोर हैं या हमारे साथ ज़्यादती हुई थी। एंड देन ही सेज दैट आई एम अ सेवियर ऑफ अ सॉर्ट। सो मोर देन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली विक्टिम कॉम्प्लेक्स। तो वो या आपको एकदम से फील कराएगा तुम बहुत विक्टिम हो, तो तेरे नाल बड़ी पैड़ी हुई है, या तेरे नाल बहुत ही पैड़ी हो गई है, नहीं या मतलब तेरे नाल बहुत ही बहुत ही बहुत ही पैड़ी हो गई है, या बहुत ही ज्यादा। तो ये आपको फील कराएंगे और इसका एडवांटेज उठाएंगे। सो फॉर इंस्टेंस, आज अगर एक नेतन्याहू है, वो पास्ट में से ऐसे चैप्टर्स निकालेगा हिस्टोरिकल पास्ट में से जो कि दरअसल सच में मबनी है, बट उस सच को फिर ऐसे तोड़ेगा मरोड़ेगा जिसके थ्रू फिर वो फर्दर हेट्रेड को फ्यूल करे। सो फॉर इंस्टेंस, वो हॉलोकॉस्ट का हवाला देगा जो कि बिल्कुल सच है, जो कि मतलब कि तारीख में बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है। एक या ऐसा जुल्म, जब मैं वो टेस्टिमनीज पढ़ता हूँ सर्वाइवर्स की जो किताबों में शाये हुई हैं, तो थोड़ा मैं भी हिल जाता हूँ और आंख से एक दो आंसू निकल ही आते हैं। अगर ज्यादा ना भी निकले तो कम से कम एक दो तो निकलेंगे ही निकलेंगे आपके। और वो सब बिल्कुल सच है। बट व्हाट हैपेंस इज कि पीपल लाइक नेतन्याहू या जो अल्ट्रा राइट जायनिस्ट्स हैं, वो चैप्टर्स में वो उठाएंगे हिस्ट्री के वो आए चैप्टर्स और फिर कहेंगे कि अब जस्टिफाइड है हम जो कुछ कर रहे हैं गाजा में, बिकॉज दिस इज आवर अल्टीमेट रिवेंज ऑन या व्हाट इट हैपेंड टू अस। और या इसमें भी एक देयर इज अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी टू इट कि मैं जब देखता हूँ इमेजेस आती हैं लंदन से अमेरिका से कि कुछ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स या उनके डिसेंडेंट्स हैं,
वो उठते हैं और वो कहते हैं नॉट इन माय नेम, yeah, सॉरी बट हम yeah, पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, ये कोई yeah, बदला नहीं है। उसी तरह से मैं पाकिस्तान के भी कुछ पाकिस्तान ओरिजिन लोग हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, या अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हो तो उनके साथ बहुत जुल्म होगा, एक्स मुस्लिम्स। yeah, बट उनको ये लगा है कि अच्छा अब क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो सकता है या हुआ है, हमने अपने ट्रॉमास का बदला किस तरह से लेना है, कि जो ईरान के अंदर छोटी बच्चियों के ऊपर उनके स्कूल को उड़ाया yes, गया है, हमने उस चीज को इंडोर्स करना है। yeah. It's a गाजा के very अंदर important point. I'm जो so यू नो glad you एक, mentioned it. दिस इज हाउ इट वर्क्स, हमने जो गाजा के अंदर बेबीज के हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ और हम देख रहे थे कि बेबीज ऑक्सीजन को तरस रहे थे, इमेजेस भी सामने आ रही थी, हमने कहना है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, बट वो ये खुल के नहीं कहेंगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि Yes, ईरान की बच्चियों का मरना बनता था। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि गाजा में निहत्थे सिविलियंस का मरना बनता है। वो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे गाजा में कोई सिविलियन हो तो हम कहें ना, yes, तो अब हम कंडेम करें, ये नाटक हो रहा है, ये तो हमास की दी हुई स्टेटमेंट है कि वो सिविलियंस नहीं है, गाजा में एक एक इंसान आर्म्ड है। yeah, उसी तरह से ये लोग कहेंगे कि ईरान के अंदर स्कूल पे जो अटैक हुआ दरअसल आईआरजीसी ने खुद करवाया था, अमेरिका ने नहीं किया था। आईआरजीसी ने मस्कीन बनने के लिए खुद करवाया था। yeah, बट जब आप डिनाई कर रहे हो एक जुल्म को, तो दरअसल वो जुल्म की इंडोर्समेंट होती है। yeah, और आपका गुस्सा तो जायज है, और आपके गुस्से का सोर्स भी जायज है, आपके साथ जुल्म हुआ है, आप सुन लो, आपके साथ वाकई जुल्म हुआ है। पर आपको जो सोल्यूशन मिला है ना, वो गलत सोल्यूशन मिला है। yeah, उसमें आप भी वही बन गए जो आपके ऊपर जुल्म ढा रहा था, आप भी उसकी कार्बन कॉपी एंड पर बन गए हो, और इंतकाम से सिर्फ इंतकाम ही जन्म लेता है। yeah, रिवेंज बिगेट्स रिवेंज, या जिस तरह कहते हैं एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, इस तरह की वेरियस सेइंग्स आई हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट लीडिंग यू टू एनी रिलीफ फ्रॉम योर मिजरी, बल्कि इट्स फ्यूलिंग इट अप इवन फर्दर। तो होता ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो द एम्फेसिस ऑन द वर्ड अगेन, कभी हम yeah, ग्रेट होते थे, फिर हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। वो जुल्म ये हो गया, ये वेस्टर्न राइट विंग ने और वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स ने एक ना थियरी निकाली है जिसको कहा जाता है ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी, कि mhm, एक साजिश चल रही है और एक षड्यंत्र, एक कंस्पिरेसी, एक साजिश है कि हमें रिप्लेस किया जा रहा है विद yes, मुस्लिम ब्राउन स्किन्ड इमिग्रेंट्स। yes, जब ये एक दफा अपने रास्ते से मुस्लिम्स को हटा देंगे, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम फॉर हिंदू इंडियन ब्राउन स्किन्ड इमिग्रेंट्स। जब उनको हटा देंगे, दे आर गोइंग टू कम फॉर ब्लैक पीपल एज वेल। जब yes, उनको रास्ते से हटा देंगे, आयरनी ये है कि जो वेस्टर्न फार राइट है, दे आर ऑल्सो देन कमिंग फॉर ज्यूइश पीपल एंड ज्यूइश इमिग्रेंट्स, बिकॉज दे केम फॉर देम इवन इन 1930s। इनको अभी भी उनसे कोई yes, बड़ा प्यार नहीं है, ना इनको कोई yes, गिल्ट है। ये इन्होंने सिर्फ yes, बहाना उठाया हुआ है कि जो लाइन में सबसे आगे खड़े हुए हैं ना मुस्लिम ब्राउन स्किन्ड इमिग्रेंट्स, पहले उनको हटाने के लिए ऐसा करो कि हिंदू और ज्यूइश इमिग्रेंट्स का इस्तेमाल करो, इनको आपस में लड़वा दो। ये तो yeah, हमेशा इनका खासा रहा है। उसी तरह से इवन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी अगर हम देख लें, जो रिलीजियस राइट विंग है, वो क्या करते हैं, वो भी विक्टिम फील करवाते हैं। तो पाकिस्तान yes, में जो आपके जितने भी टीएलपी टाइप ग्रुप्स थे, या जितने भी ये रेडिकल सो कॉल्ड जिहादी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया था, फलस्तीन में देखो कितना जुल्म हो रहा है yes, हमारी मुस्लिम उम्मा के लोगों के साथ। yes, देखो भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर में क्या किया जाता है। वो जो 1991 के अंदर कुनान वाला जो एक पूरा इंसिडेंट हुआ था भारतीय फौज ने, और जो कि रिकॉर्डेड है, रिपोर्टेड है, उन्होंने ज्यादातर मोस्टली मुस्लिम खवातीन, उनकी आबरू के ऊपर हमला किया था। हमारी बहनों के साथ, हमारी मुसलमान बहनों के साथ भारत में ये किया जाता है। 2020 के अंदर जो भारत में दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे, एंड अराउंड 53 पीपल वो दे वर किल्ड, उसमें से 2/3 मुस्लिम थे। इतना जुल्म होता है, तो आज फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर कि वो अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए खड़ा हो जाए। और यही लोग फिर कहते हैं कि मैं खुद उधर फलस्तीन जाकर करूंगा क्या? दूसरों को yes, आपने लड़वा दिया, दूसरों को आपने कहा है कि तुम बहुत बड़े विक्टिम्स हो, अब तुम लोग ऐसा करो, तुम अपने हाथ में पकड़ो जो कुछ भी पकड़ सकते हो, और जाओ और जाकर फतेह कर दो और जंग लड़ाओ। खुद आप कंफर्टेबल अपनी चेयर्स के ऊपर बैठे रहोगे। yes, आप इस तरह से मोबिलाइज करते हो, एंगर को यूज करते हो टू मोबिलाइज पीपल, कि ना कि सिर्फ वो जुबान की लड़ाई करें, ना सिर्फ नैरेटिव्स की वॉर करें, बल्कि वो मैदान जंग में पहुंच जाएं और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। सो ये तो इवन मुस्लिम वर्ल्ड में हुआ है। हिंदुत्व एग्जैक्टली यही कर रही है, वो बार बार गिनवा रही है, वो बार बार कह रही है कि देखो हमारे ऊपर पहले मुगल मुसलमानों ने राज किया। yes, ताजमहल तो कभी दरअसल yes, शाहजहां ने बनाया भी नहीं था, yeah, वो तो एक हिंदू टेम्पल था, ताजो महलिया था हमारे ऊपर। उसके बाद फिर ये सारे आ गए थे ब्रिटिश, उसके बाद जब वो निकले, बटालियन आ गई है सोनिया yeah, गांधी। तो हम अपनी हिंद और हम हिंदुओं के पास तो मुसलमानों के साथ 70-70 मुंह मालिक नहीं है, एक भारत ही yes, रह गया है।
तो Yes. अब हम अगर भारत के लिए भी और उसकी हिंदू आइडेंटिटी के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर तो सारे मुसलमान हमारे ऊपर आ जाएंगे। सो ये अपने अपनी ऑडियंसेस को विक्टिम फील कराते हैं। और Yeah. पास्ट हिस्ट्री में से जिस तरह अभी ये हिंदुत्व मूवमेंट है भारत में, बीजेपी आरएसएस, ये हमेशा याद कराते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना जुल्म हुआ था 98 और Yeah. 90 के दौरान। और ये बिल्कुल सच है, हुआ था जुल्म, बिल्कुल हुआ था। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को अपने ही मुल्कों की, अपने ही शहरों से भागना पड़ा था रातों रात अपनी जान बचाने के लिए। और उनको भारत के दीगर शहरों में जाना पड़ा था, क्योंकि वहां भी जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स थे वो उनके ऊपर पड़ गए थे, उनको छांट रहे थे। Yeah. मेरे ये कहने का मतलब है, तो उस वाले चैप्टर को आज मोदी और उसके फॉलोअर्स उठाते हैं और कहते हैं कि देखो कश्मीरी पंडितों के Yes. साथ जो जुल्म हुआ था, असल जुल्म वो था कश्मीर में। कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, दे डिनाई इट। सो वो हिंदूज के अंदर और अपनी हिंदू ऑडियंसेस में एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। तो एवरीबडी इज डूइंग दैट, एवरी फार राइट मूवमेंट इज डूइंग दैट। वो अपने ऑडियंसेस के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऐसी उनके साथ खेल रहे हैं कि वो उनको विक्टिम कॉम्प्लेक्स दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ताकि अब आइंदा वो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करें, पहले ही ऐसा करो, लोगों की ना चमड़ियों थेड़ दो पहले से ही। Yeah. दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। Yeah, या and this is again a very important point. ये जो fascist far right या strong man उनकी politics में जो divinity का aspect मौजूद है, और इसके नतीजे में उनकी politics में जो बर्बरियत आती है, because they think they are doing what they are doing for the sake of God. इस point पर हम, लेकिन आपने जो पहला point discuss किया पाकिस्तानियों के बारे में, I think it's equally इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मज़हब के नाम पर उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, एंड फॉर दैट रीज़न दे माइट ऑल्सो नॉट like movies, and for that reason they endorse what Israel and what US is doing in दे Iran. And सिम्प फॉर इजराइल। yeah, and it seems very stupid to me. I was, as I mentioned to you, I was talking with a person who was a Jew, who was a rabbi, और उन्होंने खुद इसराइल की IDF फोर्स में सर्व किया था. He was like a part of it. Our his name is Shaul Magid or Majid, I don't know, Magid. तो एंड ही एज अ प्रोफेसर नाउ इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो वो कह रहे थे कि किस तरह फ़लस्तीनियों के साथ मतलब वो जुल्म हुआ था और किस तरह वो पूरा प्रोसेस था, एंड दैट चेंज्ड हिम. लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं मौलवियों की तरफ से, हम मौलवी को पसंद नहीं करते. दैट इज़ वाई वी विल एंडोर्स इसराइल एंड वी विल एंडोर्स द US. बट आई वांट टू टॉक अ बिट मोर अबाउट द सेकंड पॉइंट. ये जो एस्पेक्ट है, मतलब वो, अगर हम इसराइल को देखते हैं तो इसराइल कहता है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाते हैं, हम जो भी करते हैं दिस इज डिवाइनली सैंक्शनड पॉलिटिक्स. जैद हामिद पाकिस्तान में भी ये हमें बताएगा कि उनकी जो पॉलिटिक्स है इट इज़ डिवाइनली सैंक्शनड पॉलिटिक्स. तो इस तरह इंडिया में भी है, इस तरह ट्रंप में भी है. ट्रंप साहब पर जो हाथ रखे जा रहे थे, जो दुआई की जा रही थी उनके लिए, तो दिस इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन कि वो मज़हब के नाम पर सियासत करते हैं कि, और मज़हब के नाम पर उनकी इस सियासत में चूंकि वो मजहबियत का अंसर मौजूद है, तो इसकी वजह से उनकी सियासत में बर्बरियत भी आती है. दे आर किलिंग इरानियंस एंड दे यूज द वर्ड एमलॉग फॉर देम. सी सो आई थोड़ी सी कनेक्शन लूज हो गई थी। नाउ यू टॉक्ड अबाउट दिस एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अ रिमाइंडर। मुझे अब इसके ऊपर ऐसा महसूस होता है मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक वेपनाइजेशन थी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई है। ये अभी अभी शुरू हुए हैं, मतलब रीस्टार्ट हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा स्टार्ट हुए हैं, रीस्टार्ट हुए हैं। सो ये जो ट्रम्प मूवमेंट है या मोदी मूवमेंट है ना, ये बिल्कुल अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो वेपनाइजेशन थी लोगों के मास रिलीजियस सेंटिमेंट्स की, वो बहुत देर पहले की थी, वो काफी देर से, तो वो अब बहुत मैच्योर होकर ना अपने पीक पे पहुंच गई है। which is again proving extremely beneficial to the Hindutva and Zionist यस. and white supremacist movements today। कि अगर ट्रेफेलगर स्क्वायर लंदन में नमाज पढ़ी भी जाती है जुमतुल विदा वाली, तो उसको उठाकर एक नेशनल डिबेट का टॉपिक उन्होंने बना दिया उनकी राइट विंग जीबी न्यूज ने, क्योंकि वो ये हवाले देते हैं कि जी जो मुस्लिम रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादिस्ट हैं उन्होंने ऐसा किया हुआ वैसा किया हुआ है, और वो हवाले उनमें से कुछ सच्चे भी होते हैं, बिल्कुल या. सच्चे होते हैं। या. और हम तो क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो इधर इतनी सारी जमातें आई, इतनी सारी जमातें आई, और वो कभी भी रेकन्सिलिएटरी अप्रोच में नहीं बिलीव करते थे। वो यस, हमेशा यही डेफिनेटली. कहते थे कि जी सर है और तन है और जुदा है, और उनका पहला ऑप्शन ही उनकी ये है, उनका फर्स्ट मतलब कि रिकोर्स ये है। ये नहीं है कि आप अगले को सुन लो, उसने क्या कहा था, उसने क्या इंटेंट किया था, ये ना सुनो। ये नहीं कि अगला
अगले की साइड ऑफ द स्टोरी के एंड नहीं, हमने सीधा मतलब कि खून के प्यासे हैं। तो ये yeah, चीज तो ना हिंदुत्व और जायनिज्म उन वो पैरेलल एग्जिस्ट करता था, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा आज मैच्योर हो गया है। अब उसका yeah, खमियाजा जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो सो कॉल्ड गुड मुस्लिम्स जिनको कहा जाता है, और एक डिवीजन है ना गुड मुस्लिम वर्सेस बैड मुस्लिम, yeah, सो कॉल्ड गुड मुस्लिम्स को खमियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। जिसका मतलब कि सो कॉल्ड गुड मुस्लिम्स को ना कि अब सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर और इवन इंडिया की तरफ से बहुत नफरत का सामना करने को मिलता है, बल्कि निहायत बिगटरी का सामना करना पड़ता है, बिगटेड लैंग्वेज का। मैंने अभी धुरंधर मूवी के ऊपर रिव्यू डाला यूट्यूब पे, उसका आप कमेंट सेक्शन खुद जाकर देख लो। mm-hmm, अरे कटुए, अरे मदरसा छाप, तू yeah, तो लिबरल मुसलमान पाकिस्तानी आर इवन वर्स देन, yeah, रिलीजियस मुस्लिम पाकिस्तानीज। ठीक है, वो yeah, ये फील करते हैं। और एक्स मुस्लिम्स भी, नॉट ऑल एक्स मुस्लिम्स बट सेक्शन ऑफ एक्स मुस्लिम्स, वो बिल्कुल यही लैंग्वेज यूज करता है। वो ये कहते हैं कि जो लिपस्टिक मोमिनीन है yeah, ये ज्यादा बड़ा lipstick खतरा है Momini, उन मोमिनीन से जो कि खुलकर आए हुए हैं और जिन्होंने तलवार पकड़ी हुई है हाथ में। yeah, इसलिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज दे yeah, ग्लॉस ओवर द एबिलिटी ऑफ वायलेंस जो कि जिहादिस्ट इस्लामिस्ट पोजेस करते हैं। आप उसको सिर्फ mm, ग्लॉस ओवर कर रहे हो। इन लोगों को मेरी तरफ से सिर्फ ये जवाब है, और ये फिर भी कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन मेरी तरफ से ये जवाब है कि देखो, जो क्रिश्चियन क्रूसेडर्स और मिशनरीज थे वो हिस्ट्री में एग्जिस्ट कर चुके हैं, शायद हमने अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखे। हमने अपनी आंखों से रेडिकल मुस्लिम्स देखे हुए हैं yeah, पाकिस्तान में, yeah, बट उसका मतलब नहीं दे नेवर एग्जिस्टेड, बिकॉज देर yes, आर पीपल जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो। क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने भी ग्लॉस ओवर ही किया था चीजों uh-huh, के ऊपर। yeah, क्रिश्चियन मिशनरीज पहले कहते थे बंदूक की जोर पे कि वो हर चीज मानो जो हम मानते हैं, बट लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत एक सॉफ्ट पावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना दिया, जिसकी mm, वजह है कि आज हम क्रिसमस शॉपिंग पसंद करते हैं, क्रिसमस ट्रीज पसंद करते हैं। हम yes, लोग वो अपने फेवरेट ड्रामे के क्रिसमस स्पेशल एपिसोड्स देखते हैं टीवी के ऊपर। तो उधर तो जो लिबरल लिपस्टिक आप जिनको कह रहे हो लिपस्टिक मोमिनीन, वो बेचारे लिबरल पाकिस्तानी मुस्लिम्स, वो ये बात कर रहे हैं सिर्फ कि एक्चुअली मजहब को आप एक कल्चरल लेंस से भी देख सकते हो। जरूरी yes, नहीं है कि आप अपने मजहबी कल्चरल आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हो, उसका जरूरी मतलब नहीं है और ना होना चाहिए कि अब आप बाकी सारों को उड़ा दोगे। yeah, उसका ये मतलब है कि जिस तरह एक क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर एक एक अप्रोच में रिफॉर्म आया था कि yeah, एक्चुअली why do we see religion as a means to sow divisions? Why don't yeah, we see religion as a means to bring communities together? yeah, अगर वो अपने वर्ल्ड के अंदर या अपने पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस किस्म का एक अप्रोच इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो ग्लॉसिंग ओवर नहीं हो जाता। और अगर ये ग्लॉसिंग ओवर है तो ये ग्लॉसिंग ओवर तो फिर क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी हुई थी, yeah, ये तो हिंदू वर्ल्ड में भी हुई थी। वो yes, तो अब आरएसएस बहुत मेन स्ट्रीम में आ गया ना, लेकिन जब रिलेटिवली वहां जब अमन की आशा वाली जबान यूज की जाती थी, जब वहां दिवाली को एज अ सॉफ्ट पावर यूज किया गया कि दिवाली पे ये फिल्म रिलीज हुई, अरे हम शाहरुख खान की ओम शांति ओम दिवाली के ऊपर रिलीज कर रहे हैं, तो शाहरुख खान के मुस्लिम फैंस भी भागे चले जाते थे, पाकिस्तानी फैंस भी भागे चले जाते थे सिनेमा में, या yes, उसकी डीवीडी पकड़ने जाते थे कि हमने दिवाली रिलीज देखनी है। आपने किस तरह से एक रिलीजियस चीज को, एक रिलीजियस फीचर को यूज किया, और ना आई वुड से यूज किया, बट आपने उसको किस तरह से एक यूनिफाइंग फोर्स बनाया कि yeah, इवन आपके साथ मिलकर क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट कर रहे थे yeah, हिंदूज का। सो ईद उल फितर अगेन दिस, उसमें भी ये है। मैं अभी इसी महीने वहां था पिकडली सर्कस में, रमजान मुबारक की लाइट्स लगी हुई थी। जीबी न्यूज के ऊपर कहते हैं कि अरे ये रमजान मुबारक की जो लाइट्स लगी हुई है हमारे लिए ये बहुत बड़ी थ्रेट है। मुझे उसमें कुछ थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था, मुझे उतना ही हसीन लग रहा था जितना मुझे उसी yes, पिकडली सर्कस में क्रिसमस की लाइट्स हसीन लग रही होती yeah, हैं। तो मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जिधर मुस्लिम्स ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, yeah, और इस तरह से सेलिब्रेट करें कि रोशनियां हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, चाहे वो आपके अपने मजहब के हों दूसरे मजहब के हों। जो और मैं इस तरह की दुनिया देखना चाहता हूँ जिधर क्रिसमस सेलिब्रेट की जा रही है, जिधर सेंटा क्लॉज आता है और वो रात को बच्चों के तकिए के नीचे गिफ्ट छोड़ जाता है, और जिधर बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज लगे होते हैं, और फैमिलीज उधर जाती हैं और अपनी पिक्चर्स ले रही होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं एक मुमीन हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कह रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट्स ने हरकतें की हैं वो बड़ी संगीन नहीं थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट ने हरकतें की हैं उसकी वजह से आप सो कॉल्ड जायनिस्ट और सो कॉल्ड हिंदुत्वास को अपनी पलकों पर बिठाना शुरू कर दो। मैं yeah. सिर्फ ये कह रहा हूँ। Yeah, and it's like once again a very important point, and I think उनकी जो अप्रोच है खासतर रिलीजन के लिए और इन
इन इश्यूज की तरफ, वो जिहादिस्ट, इस्लामिस्ट, न्यू एथियस्ट और ये उनमें खुद, like this is a parallel, they look at religion and they look at these religious issues from the same point. They will oppose any person who want to use religion, if we could use the word use, for some positive हम्म। instrumental purposes. Again, like, and it's also historically true. I was the person I just mentioned, Shaul Majid, when I was speaking to him, he mentioned the shared history of Jews and Muslims. But if I now come on camera and talk about the shared history of Jews and Muslims, no one will like to hear that. The Molvis will यू not नो like व्हाट to hear me. एब्राहमिक फेथ्स कहा जाता है ना, Yeah, yeah, एब्राहमिक फेथ्स, yeah, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम एंड शेयर्ड हिस्ट्री की जहां तक बात है, तो ऑफ कोर्स आई मीन उसको तो हम इनफैक्ट ये जो वर्ड है एंटीसेमिटिज्म, yeah, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, एक तो इस yeah. चीज पे मुझे बहुत ज्यादा ताने कसे जाते हैं कि जी तुम खुद को हिस्ट्री बफ कहते हो, तुम खुद को ये कहते हो। नहीं, अगर हिस्ट्री आपको वैसे देखने में सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है फ्रॉम बीइंग अ हिस्टोरियन। सो मैंने कभी Yeah. दावा नहीं किया मैं हिस्टोरियन हूं। हाँ, मैं पॉपुलिज्म और राइट विंग और ग्लोबल पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स पे कड़ी नजर रखता हूँ, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ। लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत मेरी नजर गई है इस चीज के ऊपर, जो वर्ड एंटी सेमिटिज्म का है, अगर हम लोग इसको जरा देखें, सो इट अप्लाइड टू एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनीबडी बिलोंगिंग टू एब्राहमिक फेथ्स, एंड Yes, इवन बीइंग एंटी मुस्लिम एंड एंटी इस्लाम वाज एंटी yes, सेमिटिज्म। yes, बट व्हाट हैपेंड वाज जायनिस्ट ने इसको इस तरह से रिडिफाइन किया, ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ इजरायली स्टेट apparatus, yes, दैट इज व्हाट एंटी सेमिटिज्म इज। yeah. ये सो like शेयर्ड हिस्ट्री आपने दरअसल जानबूझ के मिटाई है, जो कि yes, एक शेयर्ड definitely. एक टर्म भी थी एंटी सेमिटिज्म, जो कि मुस्लिम्स को भी प्रोटेक्ट करी थी और जूस को भी प्रोटेक्ट करी थी, आपने Yeah. उसको एक्सक्लूसिव बना दिया टू जस्ट And वन ग्रुप। yeah, and specific, like Edward Said ने इस पर काफी काम किया था. दिस Semite, this word was also used for Arabs. लेकिन अब जब आप उनको सुनते हो, खासतौर पर क्रिश्चियन जावनिस्ट को, वो कहते हैं कि we support Jews because Jews are the people of the book. They don't include Muslims in being the people of the book. अब इस्लाम डज एक्सेप्ट जूज द पीपल ऑफ द बुक, लेकिन जो सियासत है, जो हमारे मूलवियों की सियासत है, आई विल बी मोर एक्सप्लिसिट अबाउट दैट, दे वोंट एक्सेप्ट द पीपल ऑफ द बुक. अगर ये शेयर्ड हिस्ट्री है या जो शेयर्ड स्क्रिप्चर्स में जो एलिमेंट्स है, उन पर अगर हम बात करते हैं, तो इवन दोज सो कॉल्ड ओपन माइंडेड पीपल, दे विल से ये तो लिपस्टिक मुस्लिम्स है, दे आर जस्ट इवन मोर लाइक दे वांट टू सपोर्ट एंड दे वांट टू secure those Islamists from मैं criticism. इसके ऊपर And एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये धुरंधर रिव्यू पे बहुत हो रहा है कमेंट yeah, सेक्शन में, स्पेशली इंडिया से जो आ रहे हैं। सो ये पैसेजेस निकाल कर देते हैं फ्रॉम yeah, मुस्लिम टेक्स्ट्स या स्क्रिप्चर्स और उसको हाईलाइट करते हैं। बट आई एम सो सॉरी टू से, इन्हीं के जो जिनको ये बहुत पसंद करते हैं, रिचर्ड डॉकिंस या क्रिस्टोफर हिचन्स, अगर आप उनकी किताबों को फिर से खोल कर पढ़ो, तो उन्होंने भी पर्टिकुलरली जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें से ऐसे ऐसे कोट्स दिए हुए हैं। yeah, तो फिर मेरी ये कहने का मतलब है कि वो तो आप होली बुक आप देखेंगे, जो एक्सट्रीमली रिलीजियस लोग हैं, तो उसको आप एक पर्टिकुलर नजरिए से देखेंगे, आप पैसेजेस को वहां निकालेंगे, तो फिर तो आप सारे एक दूसरे के साथ बहुत उतरा कर सकते हैं, देन देयर इज नो एंड टू इट। yeah, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ऐसा फिर क्यों होता है कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस इवन यूएई जैसी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में बहुत खुशियां लेकर आती हैं? ऐसा क्यों yeah, होता है कि दिवाली वाले दिन बड़ी रौनक लगी होती है साउथ और लंदन में, और ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, इवन मुसलमानों के लिए? फिर ऐसा क्यों होता है कि ईद उल फितर के ऊपर हम लोग तो बॉलीवुड फिल्मों में देखते थे, जब अच्छे वक्त हुआ करते थे 2000s या 2010s के, इवन अभी भी, मैं तो पीछे मैं 2010 में क्यों जाऊं, इवन अभी भी मैं बॉलीवुड एक्टर्स को देख रहा था, तो वो ईद मुबारक की पोस्ट लगाए थे, उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर अगर ये बात है कि हमने पैसेजेस कोट करके एक दूसरे को सुनाने हैं उनकी होली बुक्स में से, और ये कहना है हम कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड एक्टर्स ईद के हैप्पी ईद या ईद मुबारक की पोस्ट लगा रहे हैं, और यूएई के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्रिसमस ट्री लगाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है? फिर इस तरह से क्यों हो रहा है? सो yeah, ये मेरे कहने का मतलब है, या साउथ हॉल के अंदर मुस्लिम दिवाली मना रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज देर इज पोटेंशियल, yeah, देर इज अ कैपेसिटी yeah, कि you know people from different faiths, they can actually come together in yeah, celebration yeah, if they definitely. stop focusing so much on hating one another. They can come a point where they can take on their cultural identity, Yes. which is rooted very much in the religion as well, and move forward without hurting the other. जब ये Yeah. पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये जो फार राइट वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, या जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट के साथ अटैच्ड सर्टन एक्स मुस्लिम्स हैं,
वाई डू दे हैव टू ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग अस कि ये लिपस्टिक मोमिनीन है, ये असल yeah, मोमिनीन है, असल मोमिनीन जो खतरा पेश करते हैं लिपस्टिक मोमिनीन उसको ग्लॉस ओवर करते हैं, हम कभी दोस्त नहीं हो सकते जब मुसलमान, यू नो। क्यों भाई तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है? बिकॉज अगर तो देखें, इनमें से बहुत एक्स मुस्लिम्स ये कहते हैं कि असल फिर तब रेकन्सिलिएशन होगी जब मुसलमान दुनिया में सारे के सारे मुस्लिम होना छोड़ देंगे। this is yes, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो ऐसी बात है आपको कि क्रिश्चियंस और ज्यूज, क्रिश्चियन और ज्यूज होना छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा आखिरी दफा हिटलर ने कहा था कि जी फाइनल सोल्यूशन करूंगा, कि final वो हिटलर ने solution. कहा था कि ज्यूइश नहीं बचेगा तो तब जाकर फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। वो सोल्यूशन तो नहीं थी, अलबत्ता प्रॉब्लम से हुआ था, हॉलोकॉस्ट टू जेनोसाइड हो गया था। तो अगर ये आपका सो कॉल्ड सोल्यूशन है कि आप ये चाह रहे हो कि लिबरल मुस्लिम भी अपने अंदर से जो मुस्लिमनेस है आप वो रिमूव करवाना चाह रहे हो, दैट इज वेरी वेरी अनहेल्दी। वो कभी भी नहीं होगा। और वो क्यों हो? मैं ये कह रहा Yeah, हूँ, वाई शुड एनीबडी इफ दे आर नॉट हार्मिंग अदर्स, आप उनको इस तरह से बंदूक के जोर पे क्यों कह रहे हो कि भाई तुम अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल ही उठाकर उससे डिसोसिएट कर दो? आप अपनी आइडेंटिटी एज एक्स मुस्लिम को तो नहीं खत्म कर रहे। yeah, तो and I उसका would. मतलब ये है कि नफरतें Yeah. मिटाओ, बस ये। Yes, and I would personally say on this कि ऐसे जो लोग होते हैं और फॉर एग्जांपल आप में उनमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को तब्दील करवाना चाहते हो एंड दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दीज यूजलेस इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस जिनका वो कोई फ़ायदा, मतलब अगर आप मुझे ये बता रहे हो, तारीख से हवाले दे रहे हो, स्क्रिप्चर से कि यार आपको अगर मुसलमान बनना है तो आपने उस दूसरे रिलीजन वालों से नफरत करना होगा, तो आई वुड से कि आपकी पूरी पढ़ाई और आपका जो पूरा वट एवर यू आर भाड़ में जाए. इट इज़ ऑफ नो यूज टू एनी वन. इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस. नहीं, इससे क्योंकि वो मैंने कहा देयर इज नो एंड टू दिस डिबेट। या देखा ना, फिर तो बात ये है कि मैं तो वो भी कह रहा हूँ, क्रिस्टोफर हिचन्स और रिचर्ड डॉकिंस ने तो बल्कि जो बिब्लिकल टेक्स्ट्स हैं वहां से भी कोटेशंस दी हुई हैं या इन्हीं के फेवरेट में। या सो फिर अयान हिरसी अली अगर उठ के कहती है एक दिन कि वो अब पहले मुस्लिम घर में पैदा हुई थी, अब वो एक्स मुस्लिम है, फिर वो कहती है कि नहीं लेकिन वो तो मुसलमान कभी थी नहीं, तो वो एक्स मुस्लिम ही नहीं है, वो एथियस्ट है। फिर वो अगले दिन कहती नहीं है मैं क्रिश्चियन हूँ, और फिर वो क्या करती हैं, वो लिस्ट ट्रस्ट जैसे लोगों के पॉडकास्ट पे जाती हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट के पॉडकास्ट पे, और उनको जस्टिफाई करती हैं कि जो आपकी नफरत है टूवर्ड्स मुस्लिम इमिग्रेंट्स वो बिल्कुल जायज है। वजह से. फिर तो मैं कह रहा हूँ कि ये किस किस्म का आपका जर्नी या है अयान हिरसी अली जैसे लोगों का? आई या डोंट रियली क्वाइट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने जो कहा था कि जिस चीज से आप एस्केप कर रहे हो आप एग्जैक्टली उधर ही जाके अटके हो। यस आसमान से यस. गिरे खजूर में अटके वाला हाल हो गया ना आपका तो। या क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली प्लेइंग इनटू दैट होल मशीनरी जो कि इंश्योर करती है कि इंसान कभी इंसान का दोस्त ना बन सके। या Yeah, and I would simply think about this. This is like the last point on this point. I would simply think यार अयान हिरसे अली और फिर उसामा बिन लादेन में फ़र्क क्या है? It's just अयान हिरसे अली is well dressed and she looks better. That is why I would इसका say जवाब दे to. दूं क्या फर्क है, क्योंकि उससे Yeah, पहले के क्रिटिक्स कुछ कहना चाहें। yeah. इसका फर्क ये है कि अयान हिरसी अली ने कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स नहीं उड़ाए। मेरा इस पर Mm-hmm. ये जवाब होगा, अगर उसको मौका मिले, उसकी बातें सुनकर लग रहा है वो भी उड़ा देगी। Yeah, yeah, yeah. So I want to about this strong man politics. इसका एक और पॉइंट है जो आपने कई मर्तबा टच किया, बट आई वांट दिस पॉइंट टू बी एक्सप्लोर्ड इवन मोर. वो है फाइनल Yeah. सोल्यूशन. वो ये समझते हैं कि ये जो अगर हमने इन इश्यूज को सॉल्व करना है, सो वी विल हैव टू एलिमिनेट द होल पीपल. वी से दिस इन इंडिया, वी से दिस इन इजराइल, एंड आई थिंक पाकिस्तान में वो जो लोग इस किस्म की बातों पर यकीन रखते हैं वो भी कहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि सरतन से जुदा, they and I think US our in Alaco maybe they believe in the same thing, that if we want to solve issues we will have to eliminate the people in one way or another. तो हम्म। ये जो फाइनल सोल्यूशन वाला आई जस्ट लर्न दिस फ्रॉम यू, इसको अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर ले तो. ऑलराइट, गुड। सो ये इक्की वारी पढ़ो, इक्की हम्म, वारी गल खत्म करो, बस ये वाली मेंटेलिटी, ठीक है ना? हम्म, सो इसमें ये है कि वीव आइडेंटिफाइड अ सोर्स ऑफ थ्रेट। सो हम्म, मैं ब्रिटेन के अंदर जो फार राइट बैठे हुए हैं उनकी बातें बहुत सुनता हूँ, मैं जीबी न्यूज बहुत शौक से सुनता हूँ। हम्म, नॉट बिकॉज आई एग्री विद देम, एक्चुअली बिकॉज आई होली डिसएग्री विद देम। या सो उसमें ये होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने किताब लिखनी है बैठ के पॉपुलिज्म के ऊपर और रेसिज्म के ऊपर, लेकिन तो मैं कैसे लिख सकता हूँ जब तक कि मैं वो साइकी ना समझूं? या तो मैं इनकी साइकी बड़े शौक से सुन रहा होता हूँ। और इसी मैंने एक और टर्म यूज की थी, कल्चर वॉर्स, इन्होंने वो यस चलाई हुई है अपने टीवी चैनल्स के ऊपर। कल्चर वॉर्स पाकिस्तान में भी चलाई हुई है, हकीकत टीवी ने चलाई हुई थी।
या या अभी जो कभी वो नेदरलैंड्स रिटर्न्ड पाकिस्तानी वीलॉगर्स बैठे होते हैं, वो भी वही कल्चर वॉर्स हैं। अगर कोई, यस अगर फैशन डिजाइनर होती हैं, वो ये कह रही होती हैं एलजीबीटीक्यू एजेंडा है, ये कल्चर वॉर है। तो इस कल्चर वॉर का जो अमेरिकन वर्जन है वो भी यही है, जिसमें वो कहते हैं कि जी ये फेमिनिज्म, ये एलजीबीटीक्यू एजेंडा, और ये मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क का, ये या सब एक इस तरह का कल्चर वॉर छिड़ गया है असल अमेरिका के ऊपर, रियल अमेरिका के ऊपर। तो यही वाली चीज ब्रिटेन में भी आजकल बहुत डिबेट की जाती है, व्हाट आर ब्रिटिश वैल्यूज। या क्योंकि अभी इन्होंने कहा है ना जी, ये हलाल मीट जो सर्व होता है ये तो हमारे ब्रिटिश वैल्यूज के साथ कंपेटेबल नहीं यस है। ये जो ट्रफेल्गर स्क्वायर लंदन में नमाज ऑफर की गई है तो हमारे ब्रिटिश वैल्यूज के साथ कंपेटेबल नहीं है। इधर पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है ये हमारे मुस्लिम फैमिली वैल्यूज के साथ कंपेटेबल नहीं है, मेरा जिस मेरी मर्जी। सो हर कोई कह रहा है जी हिंदू वैल्यू ये होती है, मुस्लिम वैल्यू ये होती है, ब्रिटिश वैल्यू वो होती है, और ग्रेट अमेरिका वो होता है। हर किसी ने अपनी कल्चर वॉर्स चालू कर रखी हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसमें ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो अदर है, जो आउटसाइडर है, जो इमिग्रेंट है, वो सोर्स ऑफ थ्रेट है। इन सारों को आइडेंटिफाई करो, इनको पकड़ो, इनको एक ही दफा खत्म करो, खसकम जहां पाक। तो ये इनको सोल्यूशन मिल गया है। लेकिन एक्चुअली वो सोल्यूशन फिर क्या करता है, वो झिझक खोल देता है जालिम की, झिझक खोल देता है कि वो जुल्म करते हुए डरता नहीं है, और एक इम्प्यूनिटी का कल्चर उससे क्रिएट हो जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल ने गाजा में किया है, वो उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था। वो टेस्ट कर रहे थे कि ओके, इधर एक जेनोसाइड लॉन्च करते हैं, या 40% से ज्यादा बर्थ रेट्स गिर गए हैं उधर या 2023 अक्टूबर के बाद से गाजा में। देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। क्या बिगड़ यार। कहोगे कि इसराइल बहुत बुरा कर रहे हैं, कह लो। जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास कर देगी कि हम गलत कर रहे हैं, कर ले। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसिक्यूटर करीम खान है, वो सजेस्ट करेगा कि जी नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ आप अरेस्ट वारंट निकाल दो, कह दे। हम्म क्या ही बिगाड़ लोगे हमारा। या एंड बाय 2026 दे असेस्ट कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। या लोग लान तान कर रहे थे, लेकिन बड़े लोग तारीफें भी कर रहे थे। या बिगड़ा तो कुछ नहीं। तो अब जब हम लोगों ने सक्सेसफुली ये फाइनल सोल्यूशन वाला ऑपरेशन, यानी जेनोसाइड वाला ऑपरेशन, जो यहां मतलब साबित हो गया, फाइनल सोल्यूशन का मतलब होता है जेनोसाइड। या हमने जब ये वाला एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है गाजा में, जो कि वैसे तो सालों से चल रहा था, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो हम लोग पीक पे ले गए थे ना, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। उसका मतलब हम यही वाला मॉडल उठाकर साउथ लेबनान के अंदर भी यस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और हम ईरान में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टिल गेट अवे विद इट, एंड दे आर गेटिंग अवे विद इट, बिकॉज यस जिस तरह के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मार्क कार्नी ने, उसने कहा है कि वो जो रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है वो टूट चुका है। तो वो तो यस ट्रंप ने भी माना है कि व्हाट इंटरनेशनल लॉ, माय ओन मॉरलिटी विल डिटरमिन। और या नेतन्याहू भी हंसता है इसके ऊपर, इंटरनेशनल लॉ वाली टर्म पे, रूल्स के ऊपर। तो अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इनका जो सो कॉल्ड फाइनल सोल्यूशन है, सवाए ह्यूमन सफरिंग के, फेमिन के और पेन के, इसने और कुछ दुनिया को नहीं दिया। लेकिन इसने क्या किया है कि पावरफुल को और पावरफुल बना दिया है, और जिसके पास पहले से इंप्यूनिटी थी उसको और इंप्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये ग्लोबल लेवल पे भी होता है, ये मुल्कों के अंदर भी होता है। कि आप फिर ये कहते हो कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है ना प्रॉब्लम जड़ की, वो हमने आइडेंटिफाई किया है जी, एथनिक माइनॉरिटीज हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं मुसीबत की जड़, या इमिग्रेंट्स हैं मुसीबत की जड़, या ये LGBTQIA+ मुसीबत है, मुसीबत की जड़ है। इनको खत्म करोगे, देखना तुम्हारी सारी जो नौकरियां हाथ से निकल गई थी, तुम्हें नौकरियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि इनके कोटास खत्म होंगे इमिग्रेंट्स और माइनॉरिटीज के। यस तुम्हारा जो ये रोजी रोटी तुम्हें नहीं मिल रही थी 2 वक्त की, दो तो क्या, तुम्हें 4 वक्त की अब रोटी मिलना शुरू हो जाएगी। बस हम पे यकीन करो, हमारा साथ दो इन लोगों को खत्म करने में। लेकिन होता क्या है कि बाय द टाइम आप अदर को खत्म करते हो ना, उसके बाद यही सारे स्ट्रॉन्ग मैन और यही सारे पॉलिटिकल लीडर आएंगे, ये अपनों को भी फिर खत्म करेंगे, क्योंकि एंड पर या इनको ये जो कुर्सी चाहिए सिर्फ अपने लिए चाहिए। एंड बाय देन इट वुड बी टू लेट। और ये जो मैंने कल्ट की बात की थी ना, एक्चुअली अगर हम लोग देखें, हम सब अपने अपने तरीके पे, हमें ऐसा कंडीशन कर दिया है सोशल मीडिया टेक जायंट्स ने, इन्होंने हमें सिखाया है कि हम सब अपने अपने कल्ट्स बनाना शुरू हो गए हैं। यस जरा सोशल मीडिया की लैंग्वेज चेक करना, हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू यू हैव। तो दरअसल हम भी फॉलोअर्स बनाने की ना एक जद्दोजहद में लग गए हैं। कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स हैं, उससे हमारी वर्थ एस्टिमेट की जाती है आज के यस जमाने में। दरअसल हम भी अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे कल्ट्स बनाने बैठे हुए हैं। मैं इसीलिए दिल तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी डोपामिन हिट भी मिलती है अगर लाइक्स आ जाए, सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो जाए, फॉलोअर्स हो जाए। मैं हमेशा अपने आप को याद कराता हूँ, डोंट टेक यूट्यूब वेरी सीरियसली। सो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, और बड़ा कोई कमाल का कैमरा नहीं यूज हो रहा होता, वो इसी तरह की टॉक है। और वो मैं जानबूझ के इस तरह से अब इसलिए भी रखता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना आपके फॉलोअर्स
को आप नहीं डिक्टेट कर रहे होते, आपके फॉलोअर्स आपको डिक्टेट कर आपको रहे होते डिक्टेट हैं, कर और रहे आप हैं। उनकी उम्मीद पे खरा उतरना चाह रहे होते हो, और आप उनकी धुन पे नाचना शुरू हो जाते हो। सो ये अपने आप को बार बार आज की एज में हमें याद दिलाना होता है कि वी लव हैविंग आवर ओन कल्ट्स, बाय विच आई मीन टू से वी वांट टू एक्सपैंड आवर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। Please don't sink in and don't drown into this abyss, because then there is no coming out of it. आपको लग रहा है आप फॉलोअर्स जमा कर रहे हो, फॉलोअर्स दरअसल आपको उल्टा फंसा रहे हैं, और ये एक रिगमरोल है जिसमें से Yeah. आपको अपने आप को डिसएंटेंगल करना होगा। Yeah, I think this is like a whole new system that is now in place, and because of this new system in the digital world, this digital infrastructure, and because of the things you just mentioned, strong men, their politics, final solution, और ख़ास तौर पर ये जो रिलीजन का उनसर उसमें शामिल है, जिसकी वजह से वो गिल्ट फील नहीं करते, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि अगर वो इस तरह लोगों को कत्ल करते हैं, दे फील दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ जस्ट अ रप्चर, इसके बाद चीज़ें बेहतर होगी, ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर आएंगे एंड things will be better, so they don't feel any guilt about what they are doing. I want to discuss a last point with you on this subject, वो ये हम्म। कि स्ट्रॉन्ग मैन और इस फिनोमिना पर जब बात होती है तो ये महसूस होता है कि दिस इज़ अ रीसेंट फिनोमिना, एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एंड फॉर दैट रीज़न I watched a lot of documentaries on ancient Roman, on Greece, and अच्छा। सो वहाँ पर भी मतलब हमें जूलियस सीजर देखने को मिलता है, वी सी अलेक्जेंडर द ग्रेट, and these people make history. So don't you feel like the strong men, they always rule the world? We will criticize them, we will point out the bad things about them, but the fact is that they rule the world. So what do you see like a connection between being strong men and politics, and why do they अच्छा, always win? अभी बैठे बैठे ना मैं चला गया हूँ सन 2011 और 10 में, और मैं Mhm. वापस वो लॉ का स्टूडेंट बन गया हूँ जो मैं हुआ Okay. करता था एक जमाने में, और तब मैं भोला था। Yeah. और मैं वापस वही भोला सा वो लड़का स्टूडेंट बन गया हूँ। और मुझे याद आता है कि उस वक्त जब मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था ना, तो नैरेटिव कुछ यूं था। Mhm. स्ट्रॉन्ग मैन की एज थी, Mhm. वो ही प्री हिस्ट्री, इट डेट्स बैक टू ऑल दैट टाइम। Mhm. वो मेडिवल टाइम्स में जो कहते हैं ना, ये आर्केक मेडिवल प्रैक्टिसेस, Yeah. मेडिवल टाइम्स में भी स्ट्रॉन्ग मैन का ही चीज चलती थी। और फिर वो इट ऑल रीच टू क्रेसेंडो Uh-huh. जब 20th सेंचुरी में वी विटनेस्ड इन विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड वी लर्नड फ्रॉम इट, एंड वी Mm. लर्नड कि ये जो है ना तू तड़ा करनी, Yes. और ये 56 इंच की छाती आगे करनी, और ये गेम खेलनी के मुझ पहले कौन थल्ले करेगा, मैं कि तू, ये वाली चीज काम नहीं आती। तो वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, और 1945 में फिर यूनाइटेड नेशंस बन गया और दुनिया Yeah. को होश आ गई। तो अब एक एज आई वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा पहले आई, Yeah. क्योंकि अभी कॉलोनियलिज्म जो कॉलोनाइज्ड पार्ट था ग्लोबल साउथ का सो कॉल्ड, वो तो अभी खुद अपने कदमों पे खड़ा होना सीख रहे थे ना, तो इसलिए जो वेस्टर्न मॉडल था वही बाकी दुनिया ने फॉलो करना था। तो वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसीज Mhm. आई, जिधर के अब नफरत नहीं, जंग नहीं, सो कॉल्ड फाइनल सॉल्यूशंस की बातें नहीं होती थी, बात होती थी डिप्लोमेसी की, बात होती थी डेमोक्रेसी की, बात होती थी रूल ऑफ लॉ की। सो नाउ एवरीबडी इज गुड एंड एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एंड जिधर जिधर नहीं है, मोस्टली अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, यानी कि रेसिज्म उसमें भी होता था Yeah. कि सैवेजेस को अब हम सिखाएंगे Yes. ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बट एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बिकम वेरी सिविलाइज्ड, एंड ये स्ट्रॉन्ग मैन वगैरह बनने का कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ नफरत और तोड़फोड़ होती है। तो बड़ा लीनियर तरीके से नैरेटिव दिया जा रहा था। तो अब जो मैं इंटरनेशनल लेगेसी मीडिया में देखता हूँ, लैंग्वेज यूज की जाती है कि अब वापस इज अ रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, Mhm. there is a return of strongman politics, and there is a return of far right populism. But actually बात सिर्फ ये है कि it never went out of the Mhm. equation. Okay. एक्चुअली जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू वाला एरा था, उसके बीच में और ये जो ट्रम्पिज्म है, ये वाला जो पीरियड था, इसमें सिर्फ नाटक किया जा रहा था, एंड दे वर वेरी गुड एट Okay. डूइंग ऑल दैट एक्टिंग। हिलरी क्लिंटन Mhm. वेरी गुड एक्ट्रेस, बिल क्लिंटन good actor for the most of the part, but then Monica Lewinsky stuff वो आ जाता था। Tony Blair very good actor, but then he really blew the cover जब वो Yeah. पकड़ा गया इराक के अंदर इलीगल वॉर क्राइम्स कमिट करवाते हुए। बट ये सारे काफी देर तक एक्ट कर रहे थे, जब टोनी ब्लेयर ने भी न्यू लेबर की बात की थी कि वी ओनली टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, एंड इट्स ओनली दैट वी फील वेरी सॉरी। हम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब हम इराक के अंदर लोगों को देखते हैं, और हम सीरिया में लोगों को देखते हैं, हम
खास तौर पे वजीरिस्तान जैसे इलाकों के अंदर पाकिस्तान में देखते हैं, Yes. अफगानिस्तान में देखते हैं कि इनके पास तो डेमोक्रेसी नहीं है जो आज हमारे वाइट पीपल के पास है वेस्टर्न कंट्रीज में। हम इनको भी वो एक्सपोर्ट करेंगे। वो सब दरअसल कवर था और नाटक था। Yeah. वो वहाँ सवाए कत्लो गारत और तोड़ फोड़ के और कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ पावर ग्रैब की अपॉर्चुनिटी थी। फर्क सिर्फ ये है कि वे दे केयर्ड अबाउट प्रिटेंडिंग टू बी नाइस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ड्रॉप द प्रिटेंस, Yeah. बिकॉज ये प्रिटेंस भी एक कमजोरी की निशानी है। खुल के कहो और अनअपोलोजेटिकली Mhm. कहो कि सबको उड़ा देंगे, सबको खत्म कर देंगे और दुनिया के ऊपर बर्बादी हम लोगों ने लानी है एंड वी आर गोइंग टू रीक हैवक। खुल के मानो। तो फिर वहां मोदी को भी फील होता है खुल के मानो। पाकिस्तान Yes. के अंदर जो रिलीजियस राइट विंग बैठी थी, जो जियाउल हक ने आगे से मिनी मिलिटेंट फैक्ट्रीज आगे से प्रोड्यूस की थी, जिस तरह लाल मस्जिद में भी है, वो तो खुल के मानते थे। वो तो कहते थे कि ये ह्यूमन राइट्स, उस तरह की ये जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी हमें सिखाती हैं, ये जो काइंडनेस है, ये जो एक दूसरे के टूवर्ड्स रहम से पेश आने वाली बातें, ये तो बुज़दिली की बातें Mhm. हैं। इसको ड्रॉप करो, बस उठाओ और सर करो और तन करो और जुदा करो। सो पाकिस्तान के अंदर भी जिस किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन होती थी, चाहे वो मुतालिया पाकिस्तान वर्जन ऑफ हिस्ट्री हो, वो तब से यही आपको प्रिपेयर करी थी, हकीकत टीवी वर्जन, कि जी वायलेंट हो जाओ। Yeah. लेकिन वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि जिनको ग्लोबल प्रोमिनेंस हासिल थी, अब तो दे ऑल्सो डोंट केयर अबाउट इट। और Yeah. हमें नजर आया कि जिस तरह उन्होंने इसराइल को चेयर ऑन किया है, उन्होंने इस तरह से चेयर ऑन किया इसराइल की जेनोसाइडल कैंपेन को गाजा में, खास तौर पे 2023 के बाद से, कि अब मेरे जैसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, जो रेडिकल रिलीजियस राइट विंग मौलवी तबकात की क्रिटिसिज्म करते थे, अब मैं भी सोचता हूँ कि जब मैं इनको क्रिटिसाइज करूंगा तो ये मुझे ताना देंगे कि इसराइल ने भी तो देखो ना क्या किया है। Yes, बट इस definitely. सारे चक्कर में एक्चुअली ये भी मजबूत हुए हैं, इसराइल भी मजबूत हुआ है। कमजोर हुआ हूं तो मैं ही हुआ हूं। तो मेरे Yes, जैसे लोग जो definitely. अभी भी बिलीव करते हैं कि वी वांट रेकंसिलिएशन इन द वर्ल्ड एंड वी वांट द वर्ल्ड टू हील, सिर्फ मेरे जैसे लोग ही हार रहे हैं और मेरे ख्याल Yes. से हारते चले जाएंगे। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी गिव अप। Yeah, and if I have understood you, or if I have understood your point correctly, the point was कि leaders और ये पहले से ही ऐसे थे, बट उस वक्त में कुछ pretenses थे। अगर अब कुछ बदला है तो now they say we don't need these pretenses. Let's talk. बल्कि वो वो like प्रिटेंस इनके लिए बायसे शर्म है। yeah, ये उनके लिए बाईस शर्म है। तो another last question I just thought about it now. So you knew, like, you know about politics, you have studied law. Let's say if you are advising an aspiring politician, अगर आप एक शख्स को मशवरा देते हो and you know about this strong man politics, आप उनको क्या मशवरा दोगे कि should you go on the path of strong man because that could ensure success in political life, or would you say you go on a path which believes in these ideals and norms which मैं might. कहूंगा कि डिपेंड्स ऑन व्हाट योर ड्राइविंग फोर्स इज। सो फॉर Mhm. एग्जांपल, अगर मैं खुद पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, Mhm. तो मैं तो इसी आना चाहूंगा क्योंकि व्हाट आई बिलीव नीड्स टू बी करेक्टेड। वो तो हर कोई, Okay. ट्रम्प भी इसी पॉलिटिक्स में आया क्योंकि ही बिलीव दिस इज व्हाट नीडेड टू बी करेक्टेड। एंड मोदी भी इसी पॉलिटिक्स में आया, उसको लगा कि हम बहुत ही ज्यादा अमन की आशा की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान से कुट खा रहे हैं, अब ऐसा करो कि Yes. पाकिस्तान को नचाल। वो अपनी इस कन्विक्शन के ऊपर आया। बट मैं ये कहता हूँ व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू कन्विंस्ड अबाउट, Mhm. अगर इफ दैट इज व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप पॉलिटिक्स में एंटर करो, डेफिनेटली परस्यू इट। Mhm. अब आपका जो मॉरल कंपस है वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन के टुवर्ड्स पॉइंट करता है, Yeah. डिस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स या हीलिंग के टुवर्ड्स, वो तो अब आप ही डिसाइड करोगे। बिकॉज आई कैन नॉट इंटरफेयर इन समबडीज पर्सनल सॉर्ट ऑफ Mhm. मॉरल कॉन्शियंस रिलेटेड मैटर्स। वो तो अपना मॉरल कंपस खुद सेट करेगा। बट माई पॉइंट इज के ऑफ कोर्स आपका आपको तैयार होना होगा, ना कि सिर्फ आपके ओपोनेंट्स बल्कि बड़ी दफा आपके सो कॉल्ड एलाइज भी, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, Yeah. नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स बट इन पब्लिक लाइफ। Yeah. आपको ये भी नजर आएगा कि जब आप गिर रहे होगे या जब आपका कोई बैड फेस चल रहा होगा, लोग बड़े खुश होंगे, उनको होगा अब आया Yes. ऊंट पहाड़ के नीचे। दिस इज गोइंग टू हैपन अ लॉट इन पॉलिटिक्स, अ लॉट। Yeah. And so there will be many more people waiting to bring you down than people trying to pull you up. बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं, लेकिन वो भी चपेड़े खाकर यहाँ तक पहुंचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह, मोदी की तरह उन लोगों को लॉयल एलाइज मिले, या इमरान खान की तरह उनको लॉयल एलाइज मिले। बड़े कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं। बट ज्यादातर अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो या मीडिया में जा रहे हो या पब्लिक लाइफ में जा रहे हो, आपको लग ही रहा है कि आपके इतने 120K फॉलोअर्स या 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उससे दुगने ज्यादा लोग हैं जो कि आपको पुल डाउन करना चाह रहे हैं। नाउ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग बिकॉज देयर विल बी मोमेंट्स व्हेन यू विल हैव ब्रेक डाउन।
इफ यू थिंक यू हैव इट इन यू कि आप बार बार गिरकर बार बार उठना, बार बार गिरकर क्रॉल करके वापस उठना अपने कदमों पर और अपने आप को रिडीम करना, अगर आपको लगता है आप में ये वाली क्वालिटी है, तो यू आर कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। बट अगर आपके अंदर इक्वालिटी नहीं है तो अपने ऊपर एक एहसान करो, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल कमेंटेटर बन जाओ, उस पर भी गालियां पड़ेंगी बट एटलीस्ट यू कैन नॉट स्टॉप फीलिंग। सो कंटिन्यू फीलिंग थिंग्स, बट जब तक आप इस चीज के लिए तैयार नहीं हो, दैट देयर विल बी टाइम्स दैट यू विल कीप फॉलिंग फ्लैट ऑन योर फेस एंड यू विल हैव टू डू इट अलोन। कोई आपको उठाने नहीं आएगा, आपने खुद जोर लगाकर अपने आप को उठाना होगा। अगर तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, देन यस, पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट योर प्रोफेशन बट इट्स योर फेट। uh, and I just cannot say how much thankful I am for your words and for your time. I just felt like this is again a very good point that uh, the politics of a person shows you also the moral compass he is using. So Yeah, it's also a very important point. So thank you so much, sir, for your time, and it really means a lot once again. Uh, thanks a lot. Thanks a lot. I'm thankful for everything. My pleasure.